की चिंगारी भड़की, उस चिंगारी की बदौलत 90 साल बाद आजादी मिली हमको। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फिर भी आज देश आजाद हुआ, लेकिन हम आज आजाद देश के गुलाम नागरिक बने बैठे हैं। और ये किसके वजह से? मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा किसी के ऊपर, और ना ही किसी को आरोपित करूंगा। ये हम अपनी कायरता से बैठे हैं। हमने डींगे हाकी कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमने डींगे हाकी कि हम मंगल पांडे के वंशज हैं, लेकिन कभी उनके रास्तों पर हम नहीं चले, कभी हम उनके रास्तों पर नहीं चले। क्या बाप दादाओं का इतिहास पढ़ पढ़ करके जिंदगी काटेंगे? हमारा आपका क्या इतिहास होगा, और आने वाली पीढ़ियां वो क्या पढ़ेंगी, वो क्या लिखेंगी? इस पर भी हमें चिंतन करना होगा। महाराणा प्रताप ने अपना कर्म किया और आपको इन तमाम गुलामियों से आजादी दिलवाई। मंगल पांडे ने अपना कर्म किया, उन तमाम गुलामियों से आपको आजादी दिलवाई। लेकिन आप क्या कर्म कर रहे हो अपने बच्चों के लिए? देश में सभी को कहा जाता है कि जात धर्म लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा भेदभाव जात धर्म लिंग भाषा के आधार पर ही होते हैं। देश को आप एक तरफ लोकतंत्र कहते हो कि यह देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और एक तरफ सारी सुविधाएं जात के आधार पर देते हो, नौकरियां जात के आधार पर देते हो। किसी को प्रधानी का चुनाव लड़ना है, सामान्य सीट आ गई तो जवार लड़ेगा, आरक्षित सीट आ गई तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये सब किसके वजह से? जात की वजह से। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फिर कैसा लोकतंत्र है? मैं पंडित जी का लड़का हूं, आप ठाकुर साहब के लड़के हैं, कोई अग्रवाल, कोई श्रीवास्तव है, कोई यादव है, कोई बनिया है, कोई कुम्हार है, कोई वाल्मीकि है, कोई कुछ भी है। यहां पर हम जितने लोग बैठे हैं, क्या यहां पर किसी से मैंने कभी बात की, उसकी जात पूछी? या जब मैं वहां पर पहुंचा और आप लोगों से मैंने हाथ मिलाया तो क्या आपका जात धर्म मैंने पूछा? कोई भेदभाव आप लोगों को दिखा? लेकिन फिर भी जब हम सरकारी काउंटर पर फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो हमारी जात पूछी जाती है। और हमारे जात के पीछे अगर सिंह लग गया, हमारे जात के पीछे अगर पाड़े लग गया, हमारे जात के पीछे अगर दुबे, तिवारी, श्रीवास्तव, अग्रवाल, गुप्ता लग गया ना, तो जहां एक पासवान लगने की वो वजह से फीस 50 पड़ेगी, वहां हमारा 500 देना पड़ता है। अगर यही टाइटल लग गया तो जहां एक व्यक्ति को 90% पर फेल कर दिया जाएगा इसी टाइटल की वजह से, और एक व्यक्ति को 40% पर पास कर दिया जाएगा। हमारे खेत में किसी की बकरी चली जाए, किसी की गाय चली जाए, तो क्या आप अपना इतना भी अधिकार नहीं कि अपने खेत में किसी की बकरी, किसी की गाय रोक सकें? कारण बस गलती से पता चले कि वो दलित हैं, तो भैया अगर जाकर कोई एक्ट लगवा दे तो हम जेल में चले जाएंगे 6 महीने के लिए। आज तक गरीब दलितों का शोषण किसने किया? पंडित जी ठाकुर साहब ने नहीं किया है, उनका शोषण उनके समाज के अमीर दलितों ने किया है। जैसे कि आज देश, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सवर्ण जातवादी होते हैं, सवर्णों ने हमारा शोषण किया। आप बताइए, 70 साल से इस देश में जो सरकारें हैं, वो सरकारें किस आधार पर चल रही हैं? पंडित जी ठाकुर साहब के हिसाब से चल रही है कि संविधान के हिसाब से चल रही है? संविधान के हिसाब से तो चल रही है। और अगर और अधिकतर जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि संविधान की रचना किसने की? बाबा साहेब अम्बेडकर ने की। और अगर उस संविधान के तहत भी आज 70 साल बाद दलित दलित है, शोषित शोषित है, पिछड़ा पिछड़ा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाबा साहब का संविधान जिम्मेदार हुआ या पंडित जी ठाकुर साहब जिम्मेदार हुए? कौन जिम्मेदार हुआ? 70 साल से जितनी सरकारें बनी, उन्होंने बड़े बड़े मंचों से सिर्फ यही भाषण दिए हैं कि यह सरकार दलितों की है, पिछड़ों की है, शोषितों की है, वंचितों की है, गरीबों की है। किसी ने आज तक नहीं कहा कि यह सरकार सवर्णों की है। लेकिन 70 साल से गरीब गरीब है, दलित दलित है, पिछड़ा पिछड़ा है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकारें हैं या सवर्ण है? तो इन चीजों को हमें समझना होगा। बात क्या है कि मैं आप लोगों को किसी का द्रोह करने के लिए यूनाइट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसलिए आप यूनाइट होइए। जितना बभनप्पन ठकुरप्पन था सब खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं आज वर्तमान में। मेरी बातों से कोई देखो, मैं जो भी कहूंगा स्पष्ट कहूंगा। कितने लोग नमस्ते पैलगी करते हैं? आप ताकतवर हो, आप धनवान हो तो आपको पैलगी करेंगे, ये तो नमस्ते नहीं करेंगे। यहां तक आपको अपने खेत में गुलामी करवाना चाहते हैं, आपसे अपने खेत में मिट्टी उठवा सकते हैं, आपसे अपने खेत में लाही धान कटवा सकते हैं। ऐसी सोच है। और उसके बाद टारगेट भी किए रहते हैं, गाली भी देते हैं। बात क्या है कि 70 साल से तो बाभनवाद और ठाकुरवाद चलाया गया,
70 साल से जबरदस्त तरीके से बाभनवाद और ठाकुरवाद चलाया गया और जिससे ब्राह्मणों और ठाकुरों को तोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया गया। जबकि इस देश का जो ग्रंथ है, इस देश की जो संस्कृति सभ्यता, एक एक सूत्र जो हैं उनको उठाकर पढ़ लीजिए। ब्राह्मण ठाकुर एक दूसरे के कभी द्रोही नहीं थे, ये एक दूसरे के पूरक रहे हैं हमेशा। वो हमारे महाराज और हम उनके गुरु हुआ करते थे। होते थे कि नहीं होते थे? यही सच्चाई थी कि नहीं सच्चाई थी? वो चक्रवर्ती सम्राट हों या वो पूरे अश्वमेध यज्ञ को जीत जाए तो क्या मतलब है? अगर एक पंडित जी आ जाते थे तो वो अपना सिंहासन छोड़ देते थे। छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? आज कुछ हमारे ही समाज में, हमारे ही धर्म में ऐसे कुकर्मी लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे कुकर्मी लोग पैदा हो गए कि जो हमारे मतलब इस तरीके से हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं कि पंडित जी ठाकुर साहब को खासकर टारगेट कर रहे हैं। 700 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, लेटरिन तक फेंकवाया उन लोगों से, लेटरिन तक फेंकवाया उन लोगों से, लेकिन उन पर कोई ब्लेम नहीं लगा आज तक। लेकिन आजादी में अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद, धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद, जिन पंडित जी ठाकुर साहब ने 500 से ज्यादा रियासतें दान में दे दी इस देश को, उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि इन्होंने मेरा शोषण किया। एक बात कहना चाहता हूं, जब दो शेर आपस में लड़ने लगते हैं ना, तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। जब दो शेर आपस में लड़ने लगते हैं अपने वर्चस्व के लिए, तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। और इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी हमारी आपकी है। मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हो कि जातवाद खत्म होना चाहिए, तो जात के आधार पर मिलने वाली नौकरियां भी खत्म होनी चाहिए। आप कहते हो कि जात के आधार पर छुआछूत खत्म होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जात के आधार पर कोई किसी को जेल अगर करवा देता है तो यह सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी एक कानून पारित हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर दलित लड़की का गलत दृष्टि से पीछा करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा और 1 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, लड़की लड़की होती है कि दलित और सवर्ण होती है? क्या सवर्ण की लड़की है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, दलित की लड़की तो उसी की इज्जत। अगर कोई कारण बस सवर्ण लड़की की गलत दृष्टि से पीछा करे तो उसके ऊपर ये जुर्माना नहीं लगना चाहिए? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज भारत देखिए, भारत की जो राजनीति है ना, राजनीति से एकदम रूबरू करवा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं आपको। एक तरफ अभी कहीं सवर्ण लड़की के साथ कोई गैंग रेप करके हत्या कर दे और दूसरी तरफ कोई दलित लड़की के साथ गैंग रेप करके हत्या कर दे। सारे नेता जो है ना वो सब वहां पर पहुंच जाएंगे दलित के साथ, सवर्ण के साथ एक व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। और जितनी भी मीडिया है ना, ये सब रोना प्रारंभ कर देंगे किसकी तरफ से? उनकी तरफ से। इनका शोषण हो गया, इनको खत्म कर दिया गया, जबकि उस पंडित जी ठाकुर साहब की लड़की का कोई महत्व नहीं है। बात क्या है कि बांटा किसने इस देश को, इस समाज को जातियों में बांटा किसने है? हमने बांटा है क्या? पहले जातियां सिर्फ 4 होती थी, वो भी कर्म के आधार पर। बाभन, ठाकुर, क्षत्रिय, शूद्र, जो कर्म करता था वो उस कैटेगरी में जाता था। कोई जातियां निर्धारित नहीं थी। आज बाबा साहब के संविधान में कम से कम 2200 जातियां हैं, जातियां और उपजातियां मिला करके। लोग कहते हैं कि जात से व्यक्ति महान नहीं होता है। बाबा साहेब अंबेडकर के कहीं कहीं मैंने देखा है कि लिखा हुआ, इसे वो उंगली उठाए हैं और उस पर लिखा है कि व्यक्ति जात से नहीं कर्म से महान होता है। तो अगर ये सच्चाई है, व्यक्ति जात से महान नहीं कर्म से महान होता है, मतलब पंडित जी के घर में, ठाकुर साहब के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति जात से महान नहीं हो सकता। तो दलित के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? क्योंकि जब व्यक्ति जात से नहीं कर्म से महान होता है तो व्यक्ति जात से गरीब नहीं होता, कर्म से गरीब होता है। यह भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक दोगली विचारधारा के तहत हमको आपको एकदम टारगेट करके मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और हम अब मिटने की तरफ अग्रसर हैं। हमने 70 साल से पार्टियों के झंडे डंडे ढोए हैं, 70 साल से पार्टियों के झंडे डंडे ढोए हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई छेड़ी? नहीं छेड़ी। उसी की ये देन है कि आज आप इस स्थिति में जी रहे हो। आप लोगों को विधायक बनाने के लिए झगड़ा करते हो। आप लोग, यहां तक मैंने देखा गांव में जो अलावा जलता है, पता लगा सुबह गए घास काटने और घास काट कर लाए और जैसे घास रखे तो अलावा पर बैठे या जहां ताश की पत्तियां चल रही वहां पर बैठे। अब क्या हुआ? एक जने सपा की तरफ से आ गए, एक जने बसपा की तरफ से आ गए, एक जने कांग्रेस की तरफ से आ गए, एक जने भाजपा की तरफ से आ गए। अब 4 पार्टियों के नेता आ गए, उसमें गांव के हैं चारों लोग। और यहां मोदी के लिए बहन माता गाली गलौज किए हैं, मोदी के लिए मां बहन की गाली गलौज किए हैं, अखिलेश यादव के लिए मां बहन की गाली गलौज किए हैं, बहन कुमारी मायावती के लिए मां बहन की गाली गलौज किए हैं, जबकि बहन कुमारी मायावती उनको पहचानती भी नहीं होंगी।
अखिलेश यादव उनको जानते भी नहीं होंगे कि वो हमने खातिर मूड फोल नहीं हुए गांव में। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बात क्या है देखो, सौर समाज के लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको आज अगर आप नहीं जगे तो आने वाले समय में आप जग नहीं पाओगे। अगर आपकी रियासतें खत्म हो सकती हैं तो ये वर्चस्व बहुत बड़ी बात नहीं है, भी खत्म हो जाएगा। आज अगर आप संगठित नहीं हुए तो हम ताकतवर इसलिए नहीं बन रहे कि हम लोगों को मिटाएंगे, दबाएंगे, कुचलेंगे। हम ताकतवर इसलिए बन रहे कि लोग हमें ना दबा पाए, ना मिटा पाए, ना कुचल पाए। अमेरिका को लोग बाप जी वैसे नहीं मानते हैं कि सुंदरता से माने। सुंदरता से अगर लोग बाप जी बनते तो नेपाल भी बाप जी बन जाता, क्योंकि वहां पर भी गोरे गोरे लोग पैदा होते हैं। अमेरिका के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जब जिस देश को चाहे नस्ता नाबूद कर दे, इसलिए लोग उसको अपना आका मानते हैं। सही कह रहा हूं दादा गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ताकतवर बनिए, संगठित होइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप कब तक झेलते रहोगे? लोग कहते हैं कि आप लोग जातवादिता फैलाते हो, जातवादिता खत्म करो। उनसे पूछो कि मैं तो जातवादिता खत्म ही कर दूं, लेकिन 70 साल से जो जात के आधार पर सुविधाएं, जात के आधार पर योजनाएं हैं, क्या ये जातवादिता नहीं फैला रही हैं? एक कॉलेज में जब आप प्रवेश करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, उसकी जात नहीं पूछते हैं। एक चाय वाले से चाय लेते हैं आप, उसकी जात नहीं पूछते हैं। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, उसकी जात नहीं पूछते हैं। कैंटीन में बैठते हैं, उसकी जात नहीं पूछते हैं। किसी से भी मित्रता करते हैं, जात नहीं पूछते हैं। लेकिन सरकारी काउंटर पर जब आपका फॉर्म भरा जाता तो आपकी जात पूछी जाती है। और अगर आप पाड़े हैं तो 500 देना पड़ेगा, आप पासवान हैं तो 50 देना पड़ेगा, चाहे आप रामविलास पासवान की लड़की हो। क्या ये उचित है? तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इसके खिलाफ? हम आप बोलेंगे कि कोई दूसरा बोलेगा? हम आप बोलेंगे। मेरी बातों से आलोक जी, हमारी बातों से सहमत हो कि नहीं सहमत हो? सौरभ भाई मेरी बातों से सहमत हो कि नहीं सहमत हो? दादा आप लोग सहमत हो कि नहीं? दादा आप भी सहमत हो? देखिए, किसी को भड़काना या किसी को किसी के खिलाफ खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं दूसरे सिद्धांत का व्यक्ति हूं। लोग कहते हैं अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अहिंसा से आजादी मिलती या अहिंसा से सब कुछ फाइनल हो जाता तो पीओके के बॉर्डर पर चरखा होता, तोपे ना होती। पीओके के बॉर्डर पर चरखा होता, तोपे ना होती। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये जो परमाणु बम का परीक्षण हो रहा है, ये ना होता, सब चरखे से मिल जाता। तो कुछ लोग हमारे समाज को गाली देते हैं, बार बार हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं, टारगेट करते हैं। और हम बोले तो हमारे ही समाज के कुछ ज्ञानी आते हैं, कहते हैं अरे रहने दो, नीच है, उसको वैसे करने दो, तुम कुछ मत बोलो। मैं कहता हूं चलो ठीक है, हम देखिए, हम आपकी बहन बेटियों को गाली नहीं देंगे, लेकिन हमारी बहन बेटियों को गाली दोगे तो भैया ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? माना कि आप नीच हो, माना कि आप नीच हो, आप गाली दे रहे हो बाद में, तो भैया तुम्हारे लिए हम नीच भी बन जाए, क्योंकि बात यह कि हम तुम्हारे सम्मान करते हैं, आप हमें गिरियाओगे। बात ये नहीं होती है, आप अपनी सहनशीलता दिखाओगे और वो आपको बार बार गिरियाएगा। ये आपकी महानता नहीं होगी, वो आपकी कायरता समझेगा। वो समझेगा कि आप उससे डर रहे हो, इसीलिए आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। नाजायज किसी को छेड़िए मत, लेकिन जो छेड़े उसे छोड़िए मत। सहमत हो आप लोग कि नहीं सहमत? ये जो हमने संगठन बनाया है, संकल्प क्रांति न्यास भारत, मैं चाहता हूं कि एक एक सौर जुड़े और यहां का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा जो जाएगा मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनेगा और उस पर मनन चिंतन करेगा। यहां से एक नहीं, कम से कम 20 सर्वेश पांडे निकलनी चाहिए। क्लोन बनने होंगे, क्योंकि ये भी जानिए, जिस ऊर्जा और एनर्जी के साथ मैं आपके बीच में खड़ा हूं, दूसरा कोई सर्वेश पांडे नहीं पैदा होगा जो आपको इस तरीके से समझा सके, बता सके। क्या जरूरत थी रिश्तेदारी नातेदारी करने आया हूं यहां पर कि अपने लड़की की शादी तय कर रहा हूं, दहेज नहीं पट रहा है, यहां पर चिंतन मनन हो रहा है कि भैंस खरीदने आया हूं, रेट नहीं पट रहा है। ये जो बातें कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और वहां से आने का क्या मकसद है? वहां से मकसद यह है कि आप भी जागिए और महसूस करिए कि आप अभी जिंदा हैं। सहमत हो कि नहीं सहमत हो आप लोग? आप लोग जुड़ोगे इस विचार से कि नहीं जुड़ोगे? आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ इफ बट कुछ हो तो बताइए। आप है कुछ समस्या? अगर नहीं है तो आप लोगों को जुड़ना है और पूरी ताकत के साथ इस विचारधारा को फैलाना है। देखो, मैं सर्वेश पांडे स्पष्ट कह रहा हूं, आप मुझसे मत जुड़िएगा, आप इस विचार से जुड़िएगा जो विचार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि सर्वेश का क्या भरोसा कब जिंदा रहे कब ना रहे, आज हूं कल ना रहूं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्योंकि भरोसा किसी का नहीं है, लेकिन ये जो विचारधारा पैदा की है ये जिंदा रहनी चाहिए। एक एक व्यक्ति इस विचारधारा के लिए संघर्ष करेगा।
सर्वेश पाड़े या ठाकुर शिवम सिंह महत्वपूर्ण नहीं है। यह संकल्प क्रांति नाश एक सवर्ण संगठन है। कल आलोक सिंह मेहनत करेंगे तो कल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कल आप मेहनत करेंगे तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे समाज का जो मोटो है, जो लोगो है, जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। और आपको बता दूं 1000 ब्राह्मण संगठन और 500 क्षत्रिय संगठन और कम से कम 150 कायस्थ संगठन बने हुए हैं, लेकिन ये सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे चुनाव आता है तैसे पार्टियों के राइट हैंड बन जाते हैं। ये क्षत्रिय महासभा बनाकर बैठ गए, वो परशुराम सेना बनाकर बैठ गए, और पता क्या लगा, विधायक जिसे सेट कर रहे हैं कि इतना रुपया दे दो मैं इतना वोट दिलवा दूंगा, और बात क्या हुआ कि एक क्षत्रिय वहां मारा गया तो एक भी नहीं खड़े हो पाए, एक ब्राह्मण वहां मारा गया तो एक भी नहीं खड़े हो पाए। ऐसे लोगों को एकदम, मैं बता रहा हूं, जब रियल में काम करने वाले पैदा होंगे ना तो ये खोखलेबाजी करने वाले खत्म हो जाएंगे अपने आप। आप युवा हैं, अपने आप को पहचानो, क्या नहीं बदल सकते हो। एक बात और बता रहा हूं, छोटा सा उदाहरण। इतिहास जयचंद का भी लिखा गया और इतिहास पृथ्वीराज चौहान का भी लिखा गया, और जयचंद को भी आप पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान को भी आप पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के प्रति नजरिया आपकी अलग होती है और जयचंद के प्रति नजरिया अलग होती है। मंगल पांडे से ज्यादा कष्ट मजनू ने झेला था। ये जो मजनू जिसने प्रेम किया था लैला से, मंगल पांडे से ज्यादा कष्ट उसने झेला था, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और फांसी पर जैसे चढ़े थे उनका प्राण निकल गया था। लेकिन मजनू के साथ क्या हुआ था, पूरे गांव वालों ने उसे पत्थर से मारा था, सर्वर फट गया था उसका, एक मूवी भी उसकी रिलीज हुई थी। लेकिन आप बताओ, आज 100 साल बाद, 150 साल बाद अच्छे आईएएस आईपीएस, माना कि मंगल पांडे ने आईएएस नहीं की थी, माना उन्होंने पीसीएस की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज आईएएस और आईपीएस किसको माला चढ़ाते हैं, मंगल पांडे को कि मजनू को? इतिहास में अमर कौन होता, मंगल पांडे या मजनू? जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। बात जब स्वाभिमान की आती है तो लड़ा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कैसे क्या होना है। तो आप लोग अगर सहमत है तो मैं चाहता हूं कि आप इस संगठन से जुड़ें और संकल्प क्रांति न्यास को एक एक गांव, एक एक ब्लॉक, एक एक न्याय पंचायत तक पहुंचाने में आप लोगों की एक अहम भूमिका होगी। एक बात और है, आप लोगों को इस संगठन से जोड़ा जाएगा। एक इसका संगठनात्मक ढांचा है, उस ढांचा के तहत जैसे किसी को ब्लॉक अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, ये सब बनाया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कि आपको इस